मेरा जन्म समस्तीपुर बिहार में हुआ था। अमिताभ बच्चन जी मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो मैं उनकी फ़िल्में देखने के लिए घर पे ज़िद करता था जाने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे फ़िल्म देखने जाना है। अच्छा लगता था देखने में कि ये सारी चीज़ें फैशनेटिंग हैं, लोग अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस पहन के कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मैं दिल्ली से हूँ और मुंबई में 5-6 साल से आई हुई हूँ। घर से भाग कर आई थी क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, वो लोग अलाउ नहीं करते फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और रूरल से हूँ, काफ़ी पुअर फैमिली से हूँ। और मैं लास्ट 1999 में बॉम्बे में आया। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लाया था मेरे काका ने, वो ड्रेसमैन का जॉब करते थे। वो उस टाइम अच्छा था। फिल्म सिटी में मैं पहली बार एंट्री हुआ था, तो यहाँ पे सलमान खान का शूटिंग चल रहा है, वहाँ अमिताभ बच्चन का चल रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि अपना यहाँ पे मतलब एंट्री हुआ है। कि जैसा कि मतलब एक सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ और मेरा नसीब में ये जॉब लिखा हुआ है। मैं बॉलीवुड में एज अ कोरियोग्राफर का काम करता हूँ। मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। काफ़ी स्ट्रगल से ऊपर आया हूँ मैं, और ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया हूँ, 7th क्लास ही पढ़ा हूँ। अगर लाइफ शुरू से रही है, जब बॉम्बे आया तो मेरी उम्र 21 के आसपास थी। यही था कि आगे कुछ करना है और सीखना है, तो एक रास्ता बनाना था। मैं एक छोटा सा मकाम हासिल करने के लिए मुंबई में आई थी, अपनी बेटी को छोड़ के, हस्बैंड के पास, हस्बैंड को छोड़ के, मेरी फैमिली को छोड़ के। ये कह सकते हैं आप कि मैं रिस्क लेके मुंबई आई थी कुछ बनने के लिए। और 2015 में जब मैं मुंबई आई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन से, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये। पूरा देश ठप पड़ गया, कोई काम नहीं हो रहा था, लोग सब अपने अपने घर के अंदर बंद हो गए। मैं मुंबई में ही था, तो मुझे भी मतलब घर जाने का ही मौका नहीं मिला। मैं अकेला ही इस 1 रूम किचन में बंद रहने लगा। तो उस दौरान काफ़ी मतलब आप कितना टेलीविज़न देख लेंगे या कितनी किताबें पढ़ लेंगे, तो काम बंद होने का ये हुआ कि एक मानसिक दबाव या अवसाद भी होने लगा, क्योंकि पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। और जो भी आप देखो, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन सब का काम बंद, मतलब हर लोग का काम बंद हो चुका था। प्रॉब्लम तो हमें हो ही रही थी, साथ साथ मैं देख रहा था कि जो हमारे कुछ कलीग्स हैं, जो एक्टर्स भी हैं, वो सब्ज़ी बेच रहे हैं ठेले पे। मतलब उनके पास क्या बोलते हैं, हैंड एंड माउथ का सिचुएशन आ गया था, तो वो सब्ज़ी बेच रहे हैं। अब ये सब चीज़ें टेलीविज़न पे दिन पे देख रहे हैं, पैसे अपने ख़त्म हो रहे हैं। अब मांगे भी तो किससे मांगे, क्योंकि हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ भी वही समस्या है। मुझे डे टू डे सर्वाइव के लिए, क्योंकि रेंट आपका चालू है, आपको खाने के लिए राशन ख़रीदना है, सब कुछ करना है। तो मुझे इस लॉकडाउन में अपनी एक मेरी सोने की अंगूठी थी, वो भी मुझे बेचनी पड़ी। तो ये काम भी किया। अब वो अंगूठी भी अब नहीं है दूसरी कोई जो मैं बेच सकूं। तो दिस इज़ द थिंग जो कि हो रहा है हम लोगों के साथ। अभी लॉकडाउन की वजह से काम तो पूरा ठप हो गया है। लॉकडाउन तो ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन जून के बाद वापस ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गया है। अभी 3 महीना हुआ नहीं कि अभी स्कूल से फ़ोन आना चालू हो गया, फ़ीस जमा करो, फ़ीस जमा करो, फ़ीस जमा करो। एक ऐसा लगता है अभी काम तो चालू हुआ नहीं, साला फ़ीस किधर से भरे। और फीस भरना तो कोई कंसेशन भी नहीं दे रहे, पूरी फीस मांग रहे हैं। और ये सब इतने कोरोना की महामारी में मतलब खर्चा कैसा चलाना, खाना तो चाहिए होता है 3 टाइम, राशन तो लगता ही है, लेकिन कहाँ से लाए। अभी इसमें ऐसा लोगों को इतना टफ हो रहा है कि जिए तो कैसे जिए। हमें लगा 15 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम लोग बहुत नॉर्मल थे, बोला चलो 15 दिन का 1 महीना भी हो जाएगा वो टेंशन, बिकॉज हम लोग तो डेली वर्कर्स है, हम लोग को तो डेली जो पेमेंट आता है उसमें हमें रोलिंग हो जाती है। फिर ये लॉकडाउन बढ़ता गया,
ये जब 1 महीना क्रॉस हुआ, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो जो हमारे पास जो पैसे थे वो ख़त्म होना शुरू हो गया। अब उसके बाद हमारी परेशानियाँ चालू हो गई। आज रिसेंटली मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने फांसी लिया 4 दिन पहले, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन से। क्यों? उसकी फैमिली छोड़ के चली गई उसको। ये किसकी वजह से हो रहा है? ऐसा हो सकता है हमें भी कुछ हो जाए हार्ट अटैक से, हमें प्रेशर होता है। अगर हमें प्रेशर होता है तो हम भी सोचते कि यार रात को सोते तो सोचते यार कल हम उठेंगे क्या नहीं। अब हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, 2 दिन एडमिट किया तो 30,000 डॉक्टर ने ले लिया। अभी आप सोचिए 7 महीने से हम लोग घर बैठे हुए, 7 महीने में आदमी कहाँ से लाएगा 30,000 रुपया? अभी तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा, और डिप्रेशन इतना है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर वालों को नहीं बोल सकते कि आपका ये हाल है, क्योंकि घर वाले और जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो ना मुंबई में आने के बाद, काम करने के बाद ना आपको कुछ और ही सोचने लगते हैं कि भाई ये तो मुंबई में काम करती है, बहुत पैसा है इसके पास। और एक सिचुएशन तक आप भी ना वो मेंटेन करते करते आते हैं ना कि चलो मैं एक्टर हूँ, मुझे कोलकाता में थोड़ा सा जब मैं जाती हूँ तो थोड़ा सा एक वो है ना एक्स्ट्रा ये मिलता है। तो मैं नहीं कह सकती उनको कि भाई मैं भिखारी बन चुकी हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। मतलब अभी मैं कुछ नहीं दे सकती, मुझे चाहिए तुम लोगों से, मतलब जिन लोगों के पास है उन लोगों से मुझे चाहिए। मैं वो भी नहीं कह सकती, मैं अपनी फैमिली को प्रेशर नहीं दे सकती। मतलब इस उम्र में आके मैं फैमिली को नहीं बोल सकती कि भाई मैं फिर से अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ फिर से वो 7 साल पहले वाला देवश्री जो मैं वहाँ फिर पहुँच गई, तो वहाँ से फिर अपना सपना पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए। तो मैं ये भी नहीं कह सकती। और सडनली एकदम पेमेंट का भी स्टॉप करा दिया और सबकी हालत एकदम, मतलब आदमी को नासूर बनाने वाली बीमारी है कोरोना। तो वो जो दौर स्टार्ट हुआ तो लोगों का दिमाग, ब्रेन पूरा जाम हो गया कि सुबह उठ के चाल क्या करनी है, कहाँ जाना है, क्या है, कुछ नहीं है। शूटिंगें पूरी बंद हो चुकी हैं, गोडाउन वाले सब अपना गोडाउन का भाड़ा सर पे चढ़ रहा है, और करते करते 6 महीने से ऊपर हो गया, ना तो कोई गोडाउन वाला अपना भाड़ा महीने का छोड़ रहा है। अगर आप रूम किराए के रूम में रह रहे हो तो किराएदार मकान मालिक पूरा किराया नहीं छोड़ रहा है, वो भी बोलता है कि सर मेरे को तो पूरा किराया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसमें जितनी प्रॉब्लम है सिर्फ मिडिल क्लास आदमी है, क्योंकि ना वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बैंक वालों को पैसा पे करेगा, गोडाउन वालों को पैसा पे करेगा, और जिसका भी उसका पैसा है वो हाथ जोड़ के सबको उसको पैसा देना है। क्यों? क्योंकि उस सारा बर्डन उसके ऊपर ही है। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, अब पेरेंट्स लड़ रहे हैं, वो तो समझते नहीं हैं। उनको लग रहा था कि मैं पहले से बहुत रेडी हूँ। मेरे झगड़े होने लगे उन लोगों से, सारा फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पे निकलने लगा। मैं 5-6 साल से लोखंडवाला में रह रही थी, कोई कमी नहीं थी, अच्छा काम चल रहा था सब कुछ। इस कोरोना वायरस की वजह से इतनी डिप्रेशन में आ गई, तो जो मेरे पेरेंट्स दिल्ली से यहाँ आए थे बड़ी खुशी के साथ, एंड ऑफ द डे मुझे मेरे पेरेंट्स से अलग होना पड़ा। और अभी तक भी ये चल रहा है, ये कब ख़त्म होगा ये मुझे नहीं पता। गांव से तो निकले ये कह के कि भैया बेटा डायरेक्टर बन रहा है या एक अच्छे पोजीशन पे है, बॉलीवुड में काम कर रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों की जो दशा या दुर्दशा हुई इस लॉकडाउन पीरियड में, वो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे थे, कितने फ्रेंड्स तो मेरे वापस चले गए। मेरे कोऑर्डिनेटर फ्रेंड्स बोल रहे हैं जो इंडस्ट्री में काम करती हैं, हाई प्रोफाइल मॉडल्स, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। हमारे 5 लाख वर्कर बैठे हुए, 5 लाख वर्कर हमारी यूनियन में 5 लाख है, सब डिपार्टमेंट पकड़ के 5 लाख लोग हैं हम लोग। बट आज 5 लाख में से कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कितने लोगों ने जान दे दी, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा है। और हमारे एक इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसको अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं, हमारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब के सब जो हैं वो बेरोज़गार के हालात में बैठे हुए हैं। उनके पास काम नहीं है, क्योंकि जो छोटे बजट वाले
जो प्रोड्यूसर हैं वो जोखिम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत भी नहीं है जोखिम लेने की। अगर इंडस्ट्री को का दर्जा मिल जाएगा बॉलीवुड को, तो उससे ये होगा कि वो बैंक से लोन ले पाएंगे 1 करोड़ का, 50 लाख का, या जो भी टाइप की फिल्म बनाना चाहते हैं। वो एक्टर्स को लेकर, अच्छे एक्टर्स को लेकर फिल्म बनाएंगे, टेक्नीशियंस को काम मिलेगा, मेकअप आर्टिस्ट को काम मिलेगा, जो भी जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से उन सबको काम मिलेगा। और जो समस्या है हैंड एंड माउथ की आज के डेट में, फिर वो कम हो गई। आपने जिम खोल दिया है, ठीक है, जिम ओपन हो गया है, जिम में लोग आ रहे हैं, उनको तो आप नहीं कह रहे कि आप सबकी इंश्योरेंस करवाओ। आपने हमें ही बोल दिया गया है, बोला है हुआ है कि भाई बॉलीवुड वाले हैं, आप जो प्रोड्यूसर्स हैं आपको इंश्योरेंस कराना होगा 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख का इंश्योरेंस भी वो करवा लेगा, वहाँ पर कैसे काम करेगा? गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही सामने कि वो ही करवा के दे दे? आपका भी तो फर्ज बनता है, हम भारत के नागरिक हैं, आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप काम आप करें, आप सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ भी, या छोटे प्रोड्यूसर्स या बड़े प्रोड्यूसर्स से। मैं किसी खेमे बाजी में नहीं जाना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज सब तकलीफ में, एवरी इंडिविजुअल बहुत ना उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है कि आप कुछ करेंगे। बचपन में हमने वो कहावत तो सुनी ही है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि ये एक सिचुएशन हमें मिली है, हमें अच्छे से ये किरदार निभाना है, ये कोरोना वाला जो सिचुएशन है ये हमें मिली है, और जो हम आज प्ले कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर है। तो शायद दिन अच्छे आने वाले हैं, शायद नहीं, बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं। कुछ वक्त है जो हमें गुजारना है, कुछ उम्मीद है जो फिर से जगानी है। हम वापस नहीं जा सकते, हम डिप्रेस नहीं हो सकते, हमें उम्मीद से ज़िंदा रहना है कि इस उम्मीद से कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छा काम मिलेगा, सिचुएशन बेटर होगी। लेट्स प्रे टुगेदर। अक्सर लोग डूबते हुए सूरज को बोलते हैं, सलाम नहीं करता कोई, उगते हुए सूरज को सलाम करता है। तो मैं डूबते हुए सूरज को पॉजिटिव में लेके चल रहा हूँ। तो वो मेरी पोएम है कि वो दूर डूबता हुआ सूरज कुछ कहना चाहता है हमसे, वो दूर डूबता हुआ सूरज कुछ कहना चाहता है हमसे, कि सुख दुख आते जाते हैं मेरी तरह, कि सुख दुख आते जाते हैं मेरी तरह, फिर भी अपना कर्म तुम छोड़ना नहीं हरगिज़ मेरी तरह। लाख रोकना चाहे तुम्हें बाधाओं के बादल कई, लाख रोकना चाहे तुम्हें बाधाओं के बादल कई, चीर कर उनको पार निकल आना तुम मेरी तरह। सूख जाएंगे थोड़ी देर में ये निराशा के कीचड़, सूख जाएंगे थोड़ी देर में ये निराशा के कीचड़, बस आशाओं की धूप तुम देते रहना मेरी तरह। छट जाएंगे कुछ समय में ये हताशा के कोरे, छट जाएंगे कुछ समय में ये हताशा के कोरे, सिर्फ अपने पथ पे तुम बढ़ते रहना मेरी तरह। वो दूर डूबता हुआ सूरज कुछ कहना चाहता है हमसे,